Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है और इसके नगरीय क्रांति कहने के पीछे यही निहितार्थ है कि इसकी नगर व्यवस्था सुनियोजित थी और आधुनिक शहरों जैसे इसके नगर देखने में प्रतीत होते हैं। और इस कारण हम इसकी विशेषताओं को, अगर हम नगर योजना इत्यादि से संबंधित जो भी तथ्य हैं इसकी अगर हम चर्चा करें तो फिर हमारी जो अवधारणात्मक समझ है वो स्पष्ट हो जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, उसके विभिन्न सारे नामकरण, जिसमें कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता इत्यादि क्यों कहा जाता है, फिर इसका कालक्रम क्या है, फिर उसके नगर विस्तार से संबंधित तथ्यों को हम लोगों ने देखा कि इसका नगर विस्तार कितना था, जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था। और इसमें हम लोगों ने हड़प्पाकालीन, हड़प्पोत्तर और प्राक हड़प्पा स्थल इत्यादि की ही हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग नगर योजना से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। जब हम नगर योजना से संबंधित तथ्य देखते हैं तो हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। हम देखते हैं कि हड़प्पा के जो नगर हैं वह जाल की तरह व्यवस्थित थे। इसमें सड़कें एक दूसरे को, जो भी सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, समकोण पे काटती थी। जब भी हम देखेंगे तो इस तरह की एक ग्रिड प्रणाली देखने को मिलेगी कि एक जाल की तरह सुव्यवस्थित और सुनियोजित इसकी नगर योजना थी वह थी। और प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इस तरह की कुछ संरचना अगर हम बनाएं तो बनाई जा सकती है। और हम देखते हैं कि प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त थे। प्रत्येक नगर जो है, नगर दो भागों में विभक्त थे। एक है पश्चिमी टीले, पश्चिमी टीले, तो दूसरा पूर्वी टीले। दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले, या पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग भी कहा जा सकता है। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे छोटे होते थे। जो ये पश्चिमी जो टीले थे या दुर्ग थे वह अपेक्षाकृत छोटे किंतु ये ऊंचे ऊंचे होते थे और इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले पर नगर अथवा या आवास क्षेत्र के साथ मिले हैं। यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा था और इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था और लोथल और सुरकोटगा में अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जबकि चनहुदड़ो एक मात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ एक तथ्य हम स्पष्ट देख लेंगे कि चनहुदड़ो जो था वह दुर्गीकृत नहीं था। चनहुदड़ो यह दुर्गीकृत नहीं था। तथ्य प्रायोगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दुर्गीकृत नहीं था। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, प्रायोगिक दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि जो धौलावीरा का एक नगर जो 3 इकाइयों में बटा था। पहले यह समझा जाता था कि हड़प्पा के सभी नगर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभक्त थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ दुर्गीकृत ही नहीं थे, तो कुछ में रक्षा प्राचीर
में दो ही तरह के स्वरूप दिखते हैं, तो कुछ 3 भागों में बटे हुए थे। और इस प्रकार हम यह जो तथ्य पहले यह समझा जाता था कि हड़प्पा के सभी नगर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित थे, यह पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे बड़े रिहायशी मकान और शिल्पकलाएँ लगभग सभी इलाकों में पाई गई हैं। प्रत्येक नगर में कई सेक्टर या टीले ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे, जो अलग अलग दिशाओं में बटे हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में पश्चिम की ओर एक ऊंचा आयताकार टीला है और उत्तर, दक्षिण तथा पूरब की ओर विस्तृत टीला है, लेकिन धौलावीरा और बनवाली स्थलों पर दीवार से घिरा एक ही टीला है, जो कि आंतरिक रूप से 3 या 4 दीवारों से घिरे सेक्टरों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटडा जैसे हड़प्पाई नगर स्थलों की खुदाई से पता चला है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बड़ी चारदीवारी यानी कि परकोटे में कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे। आंतरिक चारदीवारी परकोटे में भी प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना, जिसे जिप्सम, उसमें माना जा सकता है कि जिप्सम भर के तैयार की गई थी। इसमें 10 संकेताक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेमी और चौड़ाई 25 से 27 सेमी, और उनके द्वारा कोई नाम या शीर्ष बताया गया है। जब यह नाम पट प्रवेश द्वार पर टंगा होगा तो दूर से दिखाई देता रहा होगा। जो आजकल के जो श्राइन बोर्ड लगाए जाते हैं दुकानों के आगे, संभवतः उसी तरह का कुछ यह था जो धौलावीरा मिला है साइन बोर्ड के रूप में। सिंधु सभ्यता के नगर थे, वे आवासीय भवनों के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या 4 और 4 या 5 कमरे, एक रसोई घर, एक स्नानागार या स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। सामान्यतः मकान पक्की ईंटों के बने हुए मिले हैं। हालांकि कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। मकानों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि 2 मंजिली भवन भी बनते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुलकर गलियों में खुलते थे। जो आजकल हम लोग जो घर बनाते हैं उसका जो दरवाज़ा है सड़क की तरफ खुलता है, उस समय ऐसा नहीं था, वह गलियों में खुलता था। लेकिन हम इसका अखबार भी देखते हैं कि लोथल में जहाँ दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु सबसे प्रसिद्ध आकार जो था मकान में ईंट जो बनाया जाता था, ईंटों का जो प्रकार था वह 4 संबंधी 2 संबंधी 1 था, और इसी अनुपात में ईंटों का निर्माण होता था। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। घरों का पानी बाहर सड़कों तक जाता था, जहां इनके बीच मोरियां बनी हुई थीं। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थीं। इन मोरियों में नरमों के मेन होल भी होते थे। कांस्य युग की दूसरी किसी सभ्यता में हम स्वास्थ्य और सफाई का इतना महत्व नहीं देखते जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों में था, क्योंकि जब हम ये जो मोहल्ले थे, ये जो सड़क थी, तो इसमें बीच बीच में ये मेन होल के रूप में हम देखते हैं कि इसके नीचे नालियाँ थी और ये ढक्कन टाइप का मेन होल बना हुआ होता था। इस तरह इस सभ्यता में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था। और इसके नगर की योजना का जब हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो पश्चिमी और पूर्वी टीले में जो वर्गीकरण किया गया है उसमें हम देखते हैं कि शासक वर्ग से भी जोड़ के देखा जाता है कि शासक वर्ग नगर के टीले में जो पश्चिमी टीले में रहता होगा और पूर्वी टीले सामान्य लोगों के लिए थे। और इस आधार पे भी हम जो नगरों में समानता के साथ साथ विषमता की भी जो ये तथ्य हैं उसको भी प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। और जो भी ये जो नगर थे, इनकी नगर योजना जो तत्कालीन जितने भी सभ्यताएं थीं, उनकी नगर योजना से सभी से अनूठी
हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी। इसमें हम जब अगर हम चर्चा करें कुछ नगरों का, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा आदि प्रमुख हैं। और हालांकि बहुत सारे तथ्य जो स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हड़प्पा के, वह प्रकाश में आए हैं, लेकिन हम कुछ ही स्थलों की चर्चा करेंगे जिसमें हम आज हड़प्पाकालीन नगर में हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर एक सब टॉपिक के माध्यम से इसमें हम हड़प्पा से संबंधित तथ्य को आज देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में जो आधुनिक साहिवाल जो है उसके रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। हड़प्पा का जो पूरा स्थल है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने यहाँ से प्राप्त ईंटों का उपयोग रोड़ों के रूप में किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देश से 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। उन्हीं के निर्देशन में इन्होंने खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 150 हेक्टेयर के घेरे में बसा हुआ था। इसके दुर्ग टीले को एबी नाम दिया गया है और दुर्ग के बाहर जो उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया है। इस टीले पर हम अन्नागार, अनाज कूटने के जो वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार रावी नदी के तट पर स्थित था और हड़प्पा के एक टीले में पकी हुई ईंटों के निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जिनका उपयोग अनाज पीसने के लिए होता था। इसी टीले पर श्रमिक आवास भी मिला है। इस आवास में 15 मकान 2 पंक्तियों में बनाए गए हैं। इस बस्ती के समीप 16 भट्टियाँ और धातु बनाने के लिए क्रूसिबल मिली है। संभवतः इस बस्ती में ताम्रकार रहते होंगे। जो साक्ष्य मिला उससे अनुमान लगाया जा सकता है। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिणी दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 या सीमेट्री R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा में सन 1934 ईस्वी में अन्य समाधियाँ मिली जिसे समाधि H या सीमेट्री H नाम दिया गया है। इसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से था। इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल नगर जो मिला है इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अन्य जो नगर मिले हैं उससे संबंधित चर्चा को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि थोड़ा नीरस लग रहा होगा आप लोगों को। लेकिन जब आप नगर योजना को समझेंगे तो नगर योजना की जो सर्व प्रमुख विशेषता थी ग्रिड प्रणाली, इसको हम ग्रिड प्रणाली पर या जाल पद्धति पर यह नगर योजना था, जिसमें मकान एक दूसरे को जो रोड थे एक दूसरे को समकोण पे काटते थे और मकानों की व्यवस्था उन्होंने देखी। बहुमंजिली मकानें थी और ड्रेनेज की उत्तम व्यवस्था थी। पाइप के माध्यम से नालियों में वह खुलती थी और उसमें पानी गिरता था और नालियों से गली की नालियों और गली की नाली से सड़क की नालियों से जुड़ जाती थी। इस प्रकार सैनिटेशन का व्यवस्था था वो भी बहुत उत्तम था। और नगरों में का जो स्वरूप था उसमें हम देखते हैं कि 2 किले मिले हैं, तो कहीं त्रिस्तरीय दीवारें बनी हुई हैं। 3 जो भी नगर हैं 3 किलों के रूप में घिरी हुई हैं 3-4 दीवारियों से। तो इस प्रकार इसमें समानता और विषमता दोनों देखने को मिलता है। और इसमें हम जब इन नगरों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि विशेष वर्ग एक निश्चित स्थान पर रहता था। जैसे श्रमिक वर्गों का जो हम देखते हैं नगार रावी नदी के तट पे, वहाँ बहुत सारे वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, वहीं श्रमिक आवास मिले हैं। इस तरह एक विशेष कार्य करने वाले वर्ग एक विशेष क्षेत्र में रहने के भी कई प्रमाण हमें मिलते हैं।
और इस प्रकार हम लोगों ने नगरों से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा। फिर भी अगर हम इस तथ्य को समझाने में अगर सफल ना हुए हों तो आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उसके उत्तर के रूप में जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण है वह यही है कि नगर जो जाल या ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर 2 भागों में विभाजित था, हालांकि विभाजन भी निश्चित रूप से सत्य नहीं है, कई भागों में भी हम विभाजन इसको देखते हैं। फिर दूरीकरण का भी साक्ष्य इससे कट जाता है कि चंद्रद्रोह में दूरीकृत नहीं था। चंद्रद्रोह एक ऐसा नगर है जो दूरीकृत नहीं था। और इस प्रकार हम विभिन्न तथ्यों को देखते हैं, और अन्य जो हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर हैं जैसे मोहनजोदड़ो, चंद्रद्रोह, लोथल इत्यादि, कालीबंगा इत्यादि से संबंधित चर्चा को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसी के साथ चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।